आज है 27 अगस्त और यूनाइटेड नेशन 27 अगस्त को नोटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है वर्ल्ड लेक डे के रूप में। दोस्तों, दुनिया में तमाम ऐसी झीलें हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से या अनसस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से या ओवर यूज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत सारी लेक्स थ्रेट में आ गई हैं। बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जो अपने लेवल को लगातार गिराती जा रही हैं। इसमें मेजर लेक्स में अगर हम बात करें तो कैस्पियन झील का इसमें नाम सबसे आगे आता है और ऐसी संभावना है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के आखिरी तक कैस्पियन झील का जो वर्तमान लेवल है उससे लगभग 5 to 6 10 मीटर नीचे चला जाएगा। इट इज अ मेजर थ्रेट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, हमारे इस पूरे प्लैनेट में अगर हम प्योर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज की बात करें तो वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। मेजर ग्लेशियल लेक्स में भी ग्लेशियल आउटबर्स्ट की संभावना हो रही है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो रहे हैं जिसको हम ग्लॉफ कहते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा निर्भर है भारत की और विश्व की उन झीलों पर जो खतरे में है। सो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लेक्स, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लेक्स, फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड की भी प्रॉब्लम आ रही है और ड्रॉट यानी सूखे की भी समस्या आ रही है। रेनफॉल का जो पैटर्न है वो पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश बहुत कम होती है। बारिश के बहुत कम होने की वजह से सूखे की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे झीलों का स्तर, जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। और कभी जब हाई रेनफॉल होती है तो हाई रेनफॉल की वजह से उन लेक्स में सेडिमेंटेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, अवसादों का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी लेक के वाटर में कमी आती है। वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाता है। आप देख रहे हैं, कोटेशन लिखिए, लेक्स आर हॉट स्पॉट फॉर स्टोरिंग कार्बन लाइक द ओशंस। जिस प्रकार से समुद्र इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, उसी प्रकार से लेक्स आर ऑल्सो द हॉट स्पॉट फॉर द कार्बन स्टोरेज। But they warm up, their capacity to store carbon dioxide goes down. But they warm up, their capacity to store carbon dioxide goes down. Because when they will warm up, यानी rate of evaporation बढ़ेगा और rate of evaporation के बढ़ने से जो लेवल है लेक का वो नीचे चला जाएगा और लेक के लेवल नीचे जाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टोर कर रहा है, इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक का जो सोर्स है, उसमें भी कमी आ जाएगी, वो भी नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात बताने से पहले, लेक्स के बारे में चर्चा करने से बता दूं, एंड ऑफ सीजन सेल आ गई है स्टडी आईक्यू की, और इस एंड ऑफ सीजन सेल में आपको यूबीपीसीएस फाउंडेशन बैच आरंभ 8.0 पर मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि आरंभ 8.0 बैच जो यूबीपीसीएस फाउंडेशन बैच है, अगर आप गोल्ड बैच में एडमिशन, दो कैटेगरी के बैचेस हैं जिसके बारे में लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप गोल्ड बैच में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस है 11,999 रुपए, और अगर आप वीवी लाइव कोड का यूज कर लेंगे, अगर आप वीवी लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको 11,999 पे करने की जरूरत नहीं है। वीवी लाइव कोड को यूज करके आपको यह बैच दोस्तों 9,000 रुपीज में मिल जाएगा। वीवी लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको 9,000 रुपए में बैच मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ दिस सीजन सेल स्टार्ट हो चुकी है। इंडिपेंडेंस डे में भी भारी सेल आई थी जिसमें काफी लोगों ने इस बैच को परचेज किया। और दूसरा, आप देख रहे हो कि दो कैटेगरी के कोर्सेज हैं, एक गोल्ड है और एक प्लैटिनम है। गोल्ड और प्लैटिनम के फीचर्स को बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि ये एडिशनल फीचर्स जो प्लैटिनम में अवेलेबल है, गोल्ड में अवेलेबल नहीं है। सेल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 16,000 रुपीज में आपको ये बैच मिल रहा है। और अगर आप देखोगे इसके बदले में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कम से कम 25-30 हजार रुपए के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और कोई भी स्टडी आईक्यू पर कोर्स परचेज करना है, आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, वीवी लाइव। वीवी लाइव का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, मेजर लेक्स हैव सफर्ड मेजर वाटर लॉसेस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों से जो भारत की, विश्व की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर लेक्स हैं, उन ड्रिंकिंग वाटर लेक्स के लेवल में लगातार कमी आती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो कुछ डेटा है मेरे पास। द ड्राई गेट ड्रायर एंड डू सो द वेट, राइट। यानी जो झील सूखे के स्तर पर है, उस पर सूखे का स्तर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, रिसर्च एग्जामिन्ड 1051 नेचुरल लेक्स ईच विद द सरफेस एरिया ऑफ इतना square kilometer and 921 reservoir with a surface area of this square kilometer across all 7 continents.
across all 7 continents, they found that globally 53% of the lakes and 64% of the reservoir studied experience the significant losses. यानी 53% और 64% झीलों जिन पर अध्ययन किया गया है वहां पर वाटर लेवल का लॉस नजर आ रहा है. Combined, they lost an average of 21.5% gigaton of water per year. यानी अगर जिन झीलों पर रिसर्च चल रही है, जिन झीलों पर स्टडी चल रही है, उनके उसमें जितना भी वाटर लॉस हो रहा है उसका क्वांटिटी दिया गया है कि दे लॉस्ट एन एवरेज ऑफ 21.5 टन गीगाटन ऑफ वाटर एवरी ईयर. हर साल 21.5 टन गीगाटन पानी, 21.5 गीगाटन पानी का लॉस हो रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है. और ये कितना होता है 21.5 टन, ये भी देख लीजिए. यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, ध्यान रखिएगा, द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल वाटर कंज्यूम्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2015. मतलब ये उतना पानी है जो 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूज किया है. यूएसए ने इतना पानी का इस्तेमाल किया था और इतना पानी हर साल क्या होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, उसका वाटर लेवल डाउन जाता जा रहा है. हिंदी में भी लिखा हुआ है, वैश्विक स्तर पर 53% झीलों और 64% जलाशयों में भारी कमी आई है. कुल मिलाकर प्रतिवर्ष औसत 21.5 गीगाटन पानी की हानि हुई है, जो 2005 में यूएसए में खपत किए गए कुल पानी के बराबर है. यानी 2015 में यूएसए में जो कुल पानी का खपत किया गया था 21.5 गीगाटन, उतना ही पानी हर साल शोध की जाने वाली झीलों पर लगातार घटता जा रहा है. और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा 80% लॉस कहां पर हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा द 20 मेजर लेक्स अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ टोटल वाटर लॉस. और जिसमें सबसे ज्यादा वाटर लॉस किसका हो रहा है, कैस्पियन सी का. आपको पता है सबसे गहरी झील कैस्पियन सी में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर विच लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब सोचो, कैस्पियन झील की अगर हम बात करें, मैं आपको कैस्पियन झील की लोकेशन भी दिखा देता हूं. अगर आपको कैस्पियन लेक की आप लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर कि दोस्तों ये है, बात हो रही है कैस्पियन सी. इज कैस्पियन सी वैनिशिंग? क्या कैस्पियन सी वैनिश होता जा रहा है धीरे धीरे? यस. कैस्पियन सी इज रैपिडली श्रिंकिंग फ्रॉम द क्लाइमेट ड्रिवन इवेपोरेशन. यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से, ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, वो इस झील को और अधिक खतरे में डाल रही है. इसकी बायोडायवर्सिटी को भी लॉस है, लाइवलीहुड को भी नुकसान है और रीजनल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर रही है. इसका मतलब कैस्पियन सी का जो वाटर है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है. और रिपोर्ट में बताया गया है कि 20% टोटल जो जितना भी अभी तक शोध हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी वाटर बॉडी का, लेक का अगर सबसे ज्यादा कोई लॉस हुआ है तो वो है दोस्तों कैस्पियन सी. लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, कैस्पियन लेक. ठीक, अब कैस्पियन लेक की बात हो रही है तो देख लें जरा. इवन इफ द ग्लोबल वार्मिंग स्टेज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस पर भी टिकी रहती है तो कैस्पियन सी प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप 5 to 10 मीटर, यानी कैस्पियन सी का जो लेवल है 5 से 10 मीटर नीचे चला जाएगा. और अप टू 21 मिलियन बाय द 20 एंड अप टू 21 मीटर बाय द 2100 सेंचुरी. यानी अगर यही स्तर बना रहा ग्लोबल वार्मिंग का हर साल तो इस शताब्दी के आखिरी तक, यानी 2100 तक, लगभग 21 मीटर नीचे चला जाएगा कैस्पियन झील का पानी. तो ये कैस्पियन लेक है. एंड कंट्रीज अराउंड द कैस्पियन सी, द इंपॉर्टेंट कंट्रीज. सो अभी तक आपको ये समझ में आया कि कैस्पियन लेक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है और कैस्पियन लेक में लगातार इसमें श्रिंकिंग होती जा रही है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन. जाहिर सी बात है वो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है. लेकिन कैस्पियन सी में जो लगातार जल के स्तर में कमी होती जा रही है, इससे इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको बहुत लॉस हो रहा है. साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी पर भी इंपैक्ट आ रहा है. सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में. जैसे आप देखोगे कंट्रीज अराउंड द कैस्पियन सी, तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, तारिक करके याद कर सकते हो आप. तो एक है आपका कंट्री तुर्कमेनिस्तान, सो दूसरा कंट्री है आपका अजरबैजान, थर्ड है रशिया, फोर्थ है ईरान एंड फिफ्थ है कजाकिस्तान. तो इधर आप देखेंगे तो ये है सर यहां से रशिया के बाद है ये कजाकिस्तान,
ये हो गया रशिया। रशिया के बाद यहां पर है कजाकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा। और कजाकिस्तान के बाद आप देखेंगे जॉर्जिया डू नॉट शेयर द बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ऑप्शन में जॉर्जिया होगा, गलत टिक लगा के मत आइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जॉर्जिया के बाद ध्यान रखिएगा अजरबैजान, एक इंपॉर्टेंट कंट्री मैंने आपको यहां पर बता दिया, अजरबैजान, ठीक है। सो अजरबैजान जॉर्जिया नहीं है, रशिया है, अजरबैजान है, ध्यान रखना है। और यहां पर आर्मीनिया भी लिखा हुआ, आर्मीनिया इसमें नहीं। इसके बाद आप देखते हो तो बड़ी से बाउंड्री शेयर हो रही है यहां पर, ये ईरान की, देन यहां पर तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद इसकी कैपिटल है, और यहां पर है कजाकिस्तान। सो ये इतनी कंट्रीज, 3 और 2 5 कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं कैस्पियन सी के साथ। इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, बताना है आपको कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि शोधकर्ताओं ने बताया कि कुल जल हानि का 80% हिस्सा सिर्फ 20 प्रमुख झीलों के। सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जल स्रोत कैस्पियन सागर का हुआ है, यहां इसकी आधी मात्रा कम हो गई है। यूएसए सहित बड़ी हानि दर्ज की गई, जिसमें मुख्य कारण कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर और उटाह की ग्रेट सॉल्ट लेक। उटाह में ग्रेट सॉल्ट लेक है दोस्तों, ये वही ग्रेट सॉल्ट लेक वाला प्लेस है जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर भी दर्ज किया गया है, डेथ वैली है यहां पर। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं दुनिया में जहां पर लगातार झीलों के पानी में स्तर में उसमें लगातार गिरावट आ रही है। सेम कंडीशन हम रिसेंटली विक्टोरिया झील वाज आल्सो देयर इन न्यूज़। विक्टोरिया झील में भी ऐसे जलवायु परिवर्तन के फिनोमेनास देखे जा रहे हैं। विक्टोरिया लेक इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। एंड विश्व की सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील है तो वो है सुपीरियर झील। ग्रेट लेक्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर, उसका पार्ट है लेक सुपीरियर। इसके बाद आप देखोगे लीडिंग कॉजेज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन द लेक लेवल। कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिन कारणों की वजह से, ध्यान रखिएगा, लीडिंग कॉजेज कौन कौन से, प्रमुख कारण कौन कौन से। सर पहला कारण तो है जलवायु परिवर्तन, पहला कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड इवेपोरेशन, यानी जो जलवाष्प का स्तर है, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प के स्तर में वृद्धि। और अगर इंक्रीज्ड इवेपोरेशन होगा, ध्यान रखिएगा, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, लेक जो है और ज्यादा क्या हो जाएगी, सलाइन, लेक की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उससे लेक की क्या होगी, सैलिनिटी, यानी लेक की में जो क्षारीय तत्वों की मात्रा है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इसलिए लेक सलाइन होती जाएगी, ठीक है ना। दूसरा है रिड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। जाहिर सी बात है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, इसका मतलब रेनफॉल क्या है, रेनफॉल भी कम है। और रेनफॉल अगर कम होगा तो अलग अलग सोर्सेस से जो लेक में पानी आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला लीडिंग कॉज है लेक के लेवल में, लेक के वाटर लेवल में नीचे जाने का, वो है क्लाइमेट चेंज। दूसरा है अनसस्टेनेबल ह्यूमन कंजम्पशन, जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता जा रहा है। सबसे ज्यादा तो वाटर एब्स्ट्रैक्शन, जल का निष्कर्षण। आपको बता दूं मैं कि अरल सागर जो है, अरल सागर, अरल सी, ठीक है, सेंट्रल एशिया में अरल सागर का जो पानी है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अरल सागर के सोर्स की जितनी भी नदियां हैं, अरल सागर से जितनी भी रिवर निकल रही हैं, उन सभी रिवर के चैनल्स को मूव कर दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए, यानी सिंचाई के लिए मूव कर दिया गया। अब एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से नदियों के जल का स्रोत भी लगातार घटता जा रहा है। इसका प्रभाव पड़ रहा है किस पर, अरल सागर पर। तो वाटर एब्स्ट्रैक्शन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, जल का निष्कर्षण बहुत ज्यादा होना, या आप कह सकते हो जल का अधिक मात्रा में दोहन होना, यानी सस्टेनेबल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भूमिगत जल का भी निष्कर्षण होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का घटता स्तर, और प्रेसिपिटेशन के घटते स्तर के साथ साथ ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, कृषि में अधिक उपयोग। तो जैसे आपको देखने को मिलेगा पंजाब में,
पंजाब में आपको देखने को मिलेगा ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होता है। ग्राउंड वाटर और क्यों हो रहा है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन? बिकॉज हम क्या नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। इसीलिए रिसेंटली बेंगलुरु में एक स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट आया। स्पॉन्ज सिटी, बेंगलुरु में रिसेंटली एक स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट आया। पर्पस ये है उसका कि ज्यादा से ज्यादा जो रेन वाटर हो रहा है उस रेन वाटर को एब्जॉर्ब करना, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो अप रहे, वो बना रहे। और तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है सेडिमेंटेशन। सडन रेनफॉल, सडन क्लाउड बस्ट। तो सडन क्लाउड बस्ट होगा, सडन रेनफॉल होगी तो अचानक से बहुत सारा मलबा वो क्या आएगा, वो झीलों में आकर एकत्रित हो जाता है, इरोजन होता है और उस इरोडेड जो सेडिमेंट्स है वो इरोडेड सेडिमेंट्स आकर झील में आकर गिर जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। रिड्यूस्ड, जिससे उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेटेड इरोजन, जिससे इरोजन क्या होता है, लगातार एक्सेलरेटेड इरोजन की वजह से, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटेड इरोजन की वजह से जो मलबा है वो मलबा जाके नदियों में, वो मलबा जाके झीलों में, नदियों में जाकर समाहित हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रिवर की या उस लेक की जो कैपेसिटी है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। पहले उसकी गहराई मान लो फॉर एग्जांपल 20 मीटर्स थी, कंटिन्यूअसली सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक। एक्सेलरेटेड इरोजन की वजह से सेडिमेंटेशन बढ़ जाएगा, लगातार इरोजन होगा भाई, रेन वाटर, हैवी रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, इरोजन होगा, और इरोजन होने की वजह से अब उसकी जो कैपेसिटी, पहले ध्यान रखिएगा, पहले 20 मीटर डेप्थ थी, अब वो डेप्थ घट के कितनी रह गई सर, वो डेप्थ घट के अब 15 मीटर रह गई, यानी 5 मीटर किस में चला गया, वो जो एक्सेसिव जो सेडिमेंटेशन हुआ उस एक्सेसिव सेडिमेंटेशन में 5 मीटर चला गया। तो these are the leading causes in the world responsible for the डिक्लाइन इन लेक लेवल। विश्व में ये प्रमुख ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नदी का जल, झीलों का जो जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहां पर दोस्तों बताऊंगा, उसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने लीडिंग कॉजेज बता दी आपकी, इंक्रीज्ड इवेपोरेशन आपको एक बता दिया, ठीक है। हायर टेम्परेचर एक्सेलरेट द वाटर लॉस, टेम्परेचर इंक्रीज्ड इवेपोरेशन तभी होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और वाटर एब्स्ट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा, ओवर यूज, ध्यान रखिएगा, ओवर यूज रिड्यूसेस द वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक। जब जल का बहुत अधिक यूज करोगे तो जो फ्लो ऑफ वाटर जो लेक में होना था वो नहीं हो पाएगा। इधर आप देख रहे हैं तो रिड्यूस प्रेसिपिटेशन, लगातार जो है जो वर्षा है वो लगातार कम होती जा रही है। सो ड्रॉट डिक्रीज वाटर फ्लोइंग इनटू द लेक्स। ड्रॉट जो सूखे की समस्या है, सूखे की समस्या मतलब बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, जो झील का जो स्तर है वो लगातार घटता जाएगा। लेट्स, मतलब मैं आपको अपने आंखों देखी एक एग्जांपल बता रहा हूं, जहां पर मैं रहता हूं, जो मेरा घर है, सामने एक बहुत बड़ा सा झील है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि 2018 में जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ था, तब वहां पर जो झील का लेवल था और आज जो झील का लेवल है उसमें बहुत फर्क है। मतलब बहुत सारे आपको वहां पर लैंड के पैचेस दिखना शुरू हो गए हैं। जो पहले वाटर में सबमर्ज थे जो पहले पैचेस, वो पैचेस अब दिखने लग गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार जो रेन वाटर है, लगातार जो प्रेसिपिटेशन है वो लगातार घटता जा रहा है, और प्रेसिपिटेशन के घटने की वजह से जो पानी का भराव होना चाहिए झील में वो नहीं हो रहा है, जो वाटर का फ्लो जो होना चाहिए झील में वो नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो ये तो क्लियर एग्जांपल है जो मैं अपने घर के सामने बड़ी झील में देख पा रहा हूं, ठीक है। फिर एक्सेलरेटेड इरोजन, एक्सट्रीम इवेंट वॉश सेडिमेंट्स इनटू द लेक। कोई ऐसा इवेंट घटता है, क्लाउड बस्ट होता है, मान लीजिए क्लाउड बस्ट हुआ, जैसे उत्तराखंड में आप देखते हो, हिमाचल प्रदेश में देखते हो, है ना, इनफैक्ट आप ग्लेशियल रीजन में भी देखते हो, तो अचानक से क्लाउड बस्ट होता है और उस क्लाउड बस्ट की वजह से ना बहुत सारा सेडिमेंट्स, जो मलबा है, जो लैंडस्लाइड होता है, वो सारा का सारा मलबा आकर नदियों में और झीलों में आकर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ना जो उस लेक का जो वाटर लेवल होता है और रिवर का वाटर लेवल होता है वो लगातार घटता जाता है। इसके बाद कुछ और बातें हैं महत्वपूर्ण, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको कुछ और हिंट मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये ओवर एब्स्ट्रैक्शन, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये कहां का एग्जाम्पल है। दोस्तों, ओवर एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है द लेक इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये लेक है, आपने सुना होगा, एक है लेक वहां पर, लेक पोपो, और लेक पोपो के साथ दूसरी लेक है लेक टिटिकाका, ठीक। लेक पोपो एंड लेक टिटिकाका दोनों ही टेक्टोनिक लेक्स हैं
ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है पूरा एंडीज माउंटेन में, और दोनों लेक एंडीज माउंटेन्स में ही है। एंड एंडीज माउंटेन्स का फॉर्मेशन दो प्लेट के कन्वर्जेंस से हुआ है, पैसिफिक प्लेट एंड अमेरिकन प्लेट, और उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और बहुत सारी वहां पर टेक्टोनिक लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। रिसेंटली न्यूज में आया कि जो लेक पोपो है और लेक टिटिकाका है, यहां पर आप देखोगे लेवल इनका, तो लेक पोपो एंड लेक टिटिकाका के लेवल में आपको फर्क समझ में आएगा। दोस्तों ये है टिटिकाका लेक, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। बोलीविया और पेरू के बीच में वहां पर टिटिकाका झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौका झील। तो पहले ये लेवल था, और अब देखो टिटिकाका श्रिंक होकर टिटिकाका का लेवल ये हो गया, टिटिकाका एंड पोपो का लेवल। पहले ये लेवल था और अब लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज द ओवर एब्स्ट्रैक्शन, यानी अति जल निष्कर्षण की वजह से ये घटना सामने आ रही है। इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टिटिकाका एंड लेक पोपो कहां पर सिचुएटेड है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड टिटिकाका एंड पोपो दोनों का जो वाटर लेवल है लगातार वो सिंक होता जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, रॉ सीवेज रन ऑफ इनटू द लेक्स। ये देख रहे हो आप, रॉ सीवेज है, मतलब सीवेज का ट्रीटमेंट किए बिना, विदाउट ट्रीटमेंट डायरेक्टली सारा का सारा पानी कहां पर आ रहा है, सीधे लेक्स में गिर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इससे क्या हो रहा है, जो झील है वो झील प्रदूषित हो रही है। इससे जो झील है उसमें प्रदूषण, झील में जो प्रदूषण का जो स्तर है, झील में जो प्रदूषण का जो स्तर है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जानते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, ठीक। और इस सुपोषण की वजह से ध्यान रखिएगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटती जाती है, और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर घटती है, ध्यान रखिएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जब घटती है, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटती क्यों होता है, ये सुपोषण होता है, इससे आता है एल्गल बूम, और एल्गल बूम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, और उससे बहुत सारी उस लेक की जो स्पीसीज है उसको नुकसान पहुंचता है, सब मर जाते हैं। केरल का जो अष्टमुडी और वेम्बनाड झील है वहां पर ये आजकल ये देखने को मिल रहा है। तो जब रॉ सीवेज डायरेक्टली इनटू द लेक, यानी घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाला सीवेज है, उसको ट्रीट नहीं किया, डायरेक्टली उसको कहां पहुंचा दिया, डायरेक्टली वो झील में या नदी में जाके गिर रहा है। उसकी वजह से वहां पर पॉल्यूटेंट्स का लेवल बढ़ जाता है, उससे एक घटना सामने आती है। एनवायरनमेंट का फेमस कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। एल्गल बूम होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, इससे जो उस इकोसिस्टम का, उस मराइन इकोसिस्टम का या लेक इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज होती है वो सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है, उनको थ्रेट मिलता है बहुत बड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि कैस्पियन सी जो है वैनिश हो रहा है लगातार, ठीक है। ये कौन कौन सी कंट्री हैं जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। व्हाट आर द ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, ग्लॉफ किसको कहते हैं? तो दोस्तों ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड और सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ लेक फेड बाय द ग्लेशियर मेल्ट, किसी हिमानी के पिघलने की वजह से। बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये प्रोसेस ऐसा तो नहीं धीरे 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 प्रोसेस होगा, आउटबर्स्ट सडन होता है, सडन, ठीक है। तो सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ लेक फेड बाय द ग्लेशियर मेल्ट दैट हैज फॉर्म्ड एट द साइड, इन फ्रंट, विद इन द, बीनीथ और ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लेशियर, ठीक। मेन फीचर्स ऑफ इन्वॉल्व द सडन रिलीज ऑफ वाटर, नंबर 1, टेंड टू रैपिड इवेंट लास्टिंग आवर्स टू डे, ठीक है, रिजल्ट इन द लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्ज। तो ये सारे आपको फैक्टर्स देखने को मिलते हैं किसके, ग्लॉफ के। और ये ग्लॉफ बहुत न्यूज में रहता है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस में, स्पेशली मेंस में देखोगे तो ग्लेशियल रिट्रीट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाउड बस्ट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल, ठीक है। अब ग्लेशियल रिट्रीट का एग्जाम्पल भी है, 2013 में आपको पता है, आप सब जानते हैं कि 2013 में उत्तराखंड में एक भीषण त्रासदी आई थी, ठीक। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ग्लेशियल रिट्रीट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। मेल्टिंग इन द हिमालयन रीजन्स हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 7,500 ग्लेशियर्स में अब 45 ऑफन डैम्ड बाय अनस्टेबल मोरेन्स। दूसरा आप देखोगे कारण क्या है ग्लॉफ का दूसरा कारण है क्लाउड बस्ट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल।
इसका एग्जांपल हमें केदारनाथ में और नॉर्थ सिक्किम में देखने को मिला। एवलांचेस की घटना, लैंडस्लाइड, अभी इसकी बात कर रहा था आपको, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये घटना देखने को मिला। और रिसेंटली हमें लैंडस्लाइड की बहुत सारी घटनाएं अभी देखने को मिल ही रही हैं। और उसके बाद सिस्मिक एक्टिविटीज, आपको पता है कि हिमालयन रीजन जो है जोन 4 और जोन 5 में आता है, जो कि बहुत सेंसिटिव जोन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, जो यहां पर समस्या उत्पन्न करता है। अब चूंकि हम वर्ल्ड लेक डे पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूरत इस बात की भी है कि हम विश्व की कुछ महान झीलों पर भी चर्चा कर ले और उनकी लोकेशन को एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर दोस्तों ये तो है ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स में आपको पता है आती है सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी एंड मिशिगन। सुपीरियर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, इरी है और मिशिगन है। होम्स टेक्निक है इसकी, याद करें। इधर आप देखोगे ऊपर कनाडा में तो अथाबास्का लेक है, फिर उसके बाद लेक बियर है, ग्रेट स्लेव है, विनीपेग है, रेंडियर लेक भी है जो यहाँ पर लिखी नहीं है, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएसए का जो उटाह पेनिनसुला है, जो यूएसए का जो उटाह प्रोविंस है वहां पर है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, अगेन निकारागुआ, ये टिटिकाका की बात कर रहा था मैं, टिटिकाका वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, इसको याद रखना है। ठीक है, माराकाइबो लेक पेट्रोलियम के भंडार है, ठीक है, वेनेजुएला मिलती है आपको ये। टिटिकाका यहाँ पर पोली और बेरुविया और पेरू के पास में मिलती है। इधर आप आ जाओ तो ये है सर कैस्पियन सी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अरल सी जो ऑलमोस्ट धीरे धीरे इसका लेवल भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेक बैकाल यहाँ पर ये रशिया में। ठीक है, लेक बलखाश, ध्यान रखिए ये है लेक बलखाश, लेक बैकाल, अरल सी, और उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है ये कैस्पियन सी। यहां पर है लेक वान, इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अगेन डेड सी, इसकी भी सैलिनिटी यहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेक चाड है जो द ओनली लेक इन द सहारा मरुस्थल वाले रीजन की एकमात्र झील है ये। इधर आप देखते हो तो ये है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, और इस अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में आपको लेक मलावी, लेक विक्टोरिया, यह है लेक, सबसे पहले लेक मालावी, उसके बाद लेक टैंगानिका, देन लेक विक्टोरिया कीनिया, युगांडा, तंजानिया, 3 देशों में फैला हुआ है। लाइन ऑफ इक्वेटर जो है इसके ऊपर से यहां से पास हो रही है लेक विक्टोरिया। फिर उसके बाद तरकाना लेक, तरकाना के बाद लेक टाना। ये पूरा रीजन दोस्तों ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाला रीजन है। और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, और ये ध्यान रखना यहां से शुरू होती है लेक मालावी से और जाती है डेड सी तक। गॉट इट? इसके अलावा और अन्य इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो लेक टोबा, याद रखना है ये लेक टोबा है इंडोनेशिया में। ठीक है, और फिर इसके बाद लेक आयर है, ये ऑस्ट्रेलिया में, इधर याद रखिएगा। और इंडिया की जो इंपॉर्टेंट लेक्स है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखोगे जो भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, लेक्स ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको पता है वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार से सामर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में, क्रेटर झील है। ठीक है, और उसके बाद वेम्बनाड झील ये केरला में, जिसके मैंने बताया था कि यहां पर जो है यूट्रोफिकेशन की वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन लगातार घटती जा रही है, तो इस लेक में जितने भी जो स्पीसीज हैं, लेक स्पीसीज, मराइन स्पीसीज, जलीय जंतु, उनको नुकसान हो रहा है, उनको खतरा हो रहा है, मर रहे हैं, और सब वो ऊपर फ्लोट करते हुए ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूट। सिक्किम की बात कर ले तो चोलुमो झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोकटक झील, मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और लोकटक झील पर क्या हो रहा है आपको पता है कि बहुत सारी नदियां यहां पर आकर सिंक होती हैं, लोकटक झील, है ना, ध्यान रखना है। यहां पर अभी केंद्रीय जल अपवाह पैटर्न यहां पर बनता है। लेक चिल्का, एशिया का जो पहले जो है आपको पता है लेक जो चिल्का झील है, रामसर वेटलैंड साइट्स में और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल थी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चिल्का जो है आउटलैंड वाटर लेक है। देन उसके बाद कोलेरू झील है ना, गोदावरी और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में। देन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के बीच में पुलिकट झील सिचुएटेड है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चूंकि हमारा टॉपिक आज डिस्कशन का जो टॉपिक था वो था वर्ल्ड लेक डे, सो वी आर डिस्कसिंग द मेजर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ लेक्स, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ वाटर इन द लेक। और उसी के साथ साथ हमने विश्व की और भारत की झीलों पर भी यहां पर डिस्कशन किया। दोस्तों इस क्लास को समाप्त करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और फिर से सुन लीजिए। अगर आप मेरे किसी भी टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हैं, 2 टेलीग्राम चैनल हैं, तो इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको, या जैसे ही इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाऊंगा। और यहां पर आप देखोगे तो ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, राइट।
तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। और ध्यान रखिएगा कि एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो चुकी है दोस्तों, और इस एंड ऑफ सीजन सेल में जो आरंभ 8.0 बैच है, ध्यान रखिएगा आरंभ 8.0 बैच में आपको इस समय वीवी लाइव कोड का यूज करेंगे तो 9,000 रुपए में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, प्लैटिनम और गोल्ड के फीचर्स मैं ऑलरेडी पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लैटिनम बैच लीजिए। इसमें ग्रुप मेंटोरशिप, टीचर्स के साथ डायरेक्ट मेंटोरशिप, मेंस क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग बैच, 2 साल की जगह 4 साल की वैलिडिटी, और साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बुक्स भी मिल रही हैं। प्लैटिनम में 16,000 रुपए में एडमिशन मिलेगा, इसके बदले आपको 20 से 25,000 के एक्स्ट्रा इसमें फायदे मिल रहे हैं। तो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लीजिए। गोल्ड या प्लैटिनम में जो भी आपको एडमिशन लेना लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि 2027-28 मुझे एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से आपको प्लैटिनम बैच की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ दोस्तों ये क्लास होती है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।